नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री गुरु नानक क्लासेस में। तो दोस्तों, बोर्ड परीक्षा 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मैं लेकर आया हूं आपके लिए अध्याय नंबर 3 विद्युत धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अध्याय नंबर 3 विद्युत धारा जो चैप्टर है उसका अंक विभाजन इस प्रकार से है कि आपको इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आपको वस्तुनिष्ठ मिलने वाले हैं। तो वस्तुनिष्ठ 2 क्वेश्चन 1 नंबर के हो जाएंगे, रिक्त स्थान 1 मिलेगा, अति लघुरात्मक 1 मिलेगा, लघुरात्मक 1 मिलेगा। इस तरीके से जो है आपका ये चैप्टर जो है वो 4 नंबर का है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। तो इसके जो है 4 नंबर आपको पूरे में से पूरे मिलेंगे अगर आपकी अच्छी तैयारी होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को जिनके प्रबल संभावना है परीक्षा में आने की उन क्वेश्चनों को बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ कि गतिशीलता का एसआई मात्रक क्या है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या है। तो देखो, पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन हमें ये दे रखा है। हमें गतिशीलता का एसआई पद्धति में मात्रक बताना है। तो देखिए, इसी क्वेश्चन के साथ में हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि गतिशीलता किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो अपवाह वेग होता है यानी वीडी जो होता है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी वीडी ई के समानुपाती होता है। अगर हम इस समानुपाती निशान को हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आता है जिसे अपन म्यू बोलते हैं, और ये जो म्यू है यही गतिशीलता है। यही क्या है? गतिशीलता है। तो यही गतिशीलता है, तो इसका मतलब म्यू बराबर सूत्र हो जाता है वीडी बटा ई। वीडी, यहाँ पर ये जो वीडी है वो एक अपवाह वेग, और अपवाह वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर बटा सेकंड होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहाँ पे कहीं पे न्यूटन नहीं दे रखा है तो हम न्यूटन के टर्म में नहीं लिखेंगे, इसका मात्रक हम लिखेंगे वोल्ट बटा मीटर में। तो यहाँ पे वोल्ट और बटा में मीटर, तो वोल्ट बटा मीटर हो गया। तो अगर हम इसे पलटेंगे तो मीटर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा वोल्ट गुणा सेकेंड। तो हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकंड, तो इसका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है। हमें यहाँ पे गतिशीलता का सूत्र भी पता चल गया कि अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अनुपात होता है वो गतिशीलता कहलाता है, और अपवाह वेग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विद्युत धारा आई व अपवन वेग वीडी में संबंध है। तो हमें विद्युत धारा आई और अपवन वेग वीडी में संबंध बताना है। तो इसकी मैंने एक ट्रिक बता रखी है, आई बराबर होता है आई एन वी डी। आई एन वी डी होता है ना, आई एन वी डी। तो यहाँ पे आप देख लो आई एन कहाँ मिल रहा है आपको, एन ए ई एन। देखो वी डी तो इसमें भी है लेकिन ए नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे बटा में दे रखा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ए ई एन और वी डी ये दे रखा है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद में, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। बहुत सरल क्वेश्चन है। 1 किलोवाट घंटे के अंदर जो जूल होते हैं वो होते हैं 3 जूल। देखो जूल पूछा है, तो पहले ऑप्शन में तो ये बी में तो वाट दे रखा है, तो वाट को तो आप ऐसे ही कट कर सकते हो। तो हम आपके पास में 3 ऑप्शन बचे। अब 3 ऑप्शनों में से देखो 1 किलो, अब बहुत सारे बच्चे 1 किलो को 10⁻³ करके इसको जूल लिख देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि घंटे को भी सेकेंड में बदलना पड़ेगा। घंटे को भी किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। तो सेकंड में इनमें बदलते हैं, तो इसका जो सही आंसर होता है वो होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद में क्वेश्चन, एक आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है। तो देखो, आदर्श सेल है तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो होना ही नहीं चाहिए, तो कुछ भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी सेल से धारा ली जाती है तब टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होगा। देखो, जब सेल से अपन धारा लेते हैं तो टर्मिनल वोल्टता V होती है, और सेल के विद्युत भागबल में से यह मान कम होता है, तो V बराबर हो जाता है E माइनस आई आर, सॉरी, V बराबर E माइनस आई आर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुझे तो पहला ऑप्शन ही सही लग रहा है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। बाकी ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, तो इसका सही आंसर जो होगा 746 होगा, यानी सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, किसी दिए गए चित्र में धारा अगर 3 एम्पियर है और क्षेत्रफल 6 गुणा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है तो धारा घनत्व क्या होगा। तो पहली बात, आपको धारा घनत्व पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखिए, धारा घनत्व को हम जे से व्यक्त करते हैं, और जे बराबर होता है आई बटा ए। तो आई हमें कितना दे रखा है 3, और क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 6 गुणा 10⁻6। ठीक है।
-6 दे रखा है, -6 दे रखा है, तो 10 की घात -6 को ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, पहली बात तो ये। और ये प्लस का 6 हो गया, फिर बच्चा हमारे पास 3/6, 3/6 बचा, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। एक में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, तो 0.5 गुणा 10 की घात 6 हो गया। तो यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन में 0.5 दे रखा है क्या? नहीं, लेकिन 5 दे रखा है तो इसको 5 अपन बढ़ा सकते हैं। कैसे? अगर अपन पॉइंट को हटाते हैं तो एक जीरो यहाँ से कम हो जाता है। ये पॉइंट को अगर अपन हटाते हैं, पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की घात 5। तो 5 गुणा 10 की घात 5। मात्रक क्या होगा? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो मात्रक होगा एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। तो जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा सी इसका सही आंसर होगा 5 गुणा 10 की घात 5 एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। तरीके से आपको फॉर्मूला लगा के और पूरा ऑप्शन को देखकर सही आंसर बताना है, ठीक है। और यहाँ पे चित्र में तो इसका आंसर ये आ गया। लेकिन अब आप ध्यान देना, अपन ने चित्र नहीं देखा, क्वेश्चन में अपने को चित्र भी बोल रखा था कि चित्र में, तो चित्र के अकॉर्डिंग अगर अपन इसका आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर अलग आएगा। अगर केवल और केवल आपको अगर ये दिया जाए कि धारा 3 एम्पियर के क्षेत्रफल है, तो ये तरीका जो किया है अपन ने ये का ये करना है। लेकिन आप ध्यान दो, अगर इसके ये चित्र बोला है और चित्र में देखो क्षेत्रफल और जो धारा घनत्व है, और तो इसके बीच में थीटा बन रहा है, थीटा में दिया नहीं है, तो इसको अपन 60 डिग्री दे रखा है, तो 60 डिग्री मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 60 डिग्री मान लेते हैं। तो ये 60 डिग्री का है, कितने का? ये 60 डिग्री का। अगर हमें एंगल दिया जाए तब धारा घनत्व क्या होगा? तो देखिए, अगर जब हमें एंगल दिया जाता है तो मैं इससे ये जो हल किया है इसको मिटा देता हूँ। ध्यान देना, हमने थीटा नहीं लिया है, इसीलिए अगर केवल और केवल ये दिया जाए तब आप ये सूत्र लगा के हल कर सकते हो। लेकिन अब देखो आप यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जब थीटा दिया हुआ है तब कौन सा सूत्र लगाना है, मैं इसे मिटा देता हूँ पहले पूरे को, इसे तो अपन मिटा देते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, हमें क्वेश्चन में एंगल दे दिया थीटा, तो थीटा अगर दे देते हैं तो थीटा है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। तब धारा घनत्व का सूत्र होगा आई बराबर जे, सॉरी गलत लिख दिया, जे बराबर धारा घनत्व जे बराबर आई बटा एस बोल दो या फिर ए बोल दो, एस कोस थीटा, एस कोस थीटा हो जाएगा। तो आई का मान कितना है? 3, एस का मान कितना है? 6 गुणा 10 की घात -6, और कोस थीटा मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री। कोस 60 का मान कितना होता है? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कोस 60 का मान सीधा ही, यहाँ से ये कोस 60 को इसको उठा के इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, कोस 60 का मान होता है, जैसे साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कोस 60 का होता है 1/2, यानी जस्ट रिवर्स होता है। तो कोस 60 का कितना होगा? 1/2, 1/2 होगा। तो 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 3 गुणा 2 6, 6 में 6 कटेगा, तो ये 10 की घात -6 ऊपर जाएगा, तो प्लस का 10 की घात 6, तो प्लस का 10 की घात 6 एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 हो गई। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अगर कोण दे रखा है तब आपको ऐसे करना है, अगर कोण नहीं दिया हुआ है तो किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ऑप्शन आपको जो थीटा नहीं दे रखा उसका भी दे रखा है, तो मैंने उस तरीके से भी करके बता दिया, लेकिन इसका जो सही आंसर है एग्जैक्ट वो है 10 की घात 6 एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न 8 है, गतिशीलता की विमा क्या है? हमें विमा बतानी है। विमा देखो आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा विमा का, तो विमा की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। तो गतिशीलता की विमा, तो गतिशीलता की विमा के लिए आप देख लो, जब अब मैं अभी लिखा था म्यू बराबर होता है वी डी बटा ई, तो वी डी बटा जो ई है, वी डी बटा ई की जो बीमा होगी, वी डी बटा ई की जो बीमा होगी उसी की बीमा जो है यहाँ पे आएगी। तो वी डी की बीमा यहाँ पे क्या है, अभी अपन ने मात्रक लिखा था, तो मात्रक के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी डी बटा ई की बीमा जो आई थी वो आई थी मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट गुणा सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर का मतलब हो जाता है एल स्क्वायर, और सेकेंड का मतलब हो जाता है टी, टी ऊपर जाएगा तो t-1, टी माइनस क्या हो जाएगा, सेकेंड जाएगा तो t-1 हो जाएगा। चलो अब इसे हम नए पेज से ले लेते हैं, नए पेज में ले लेते हैं, नए पेज में देखते हैं। देखो गतिशीलता म्यू जो होगी उसकी जो बीमा होगी, जो वी डी बटा ई की बीमा होगी वही होगी। तो वी डी क्या है यहाँ पे जो है वी डी जो है अपवा वेग है, अपवा वेग का मात्रक मीटर बटा सेकंड होगा, और विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो न्यूटन बटा कूलाम भी होता है। तो हम इसी के आधार पर निकाल लेते हैं
तो मीटर बटा सेकेंड गुणा कूलाम बटा न्यूटन। तो मीटर की विमा हो जाएगी L और कूलाम की हो जाएगी AT और समय की हो जाएगी T और न्यूटन की हो जाएगी M1 L1 T-2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए इस T से तो ये T कट जाएगा, देखिए इस T से ये T कट जाएगा, कट गया। और L1 से L1 कट जाएगा, इस L1 से L1 कट जाएगा, L1 से L1 कट जाएगा। अब जो बचा है उसे अपन लिख देते हैं। हमारे पास अब क्या बचा है इसमें से, देखो इसमें M1 को अगर ऊपर लेके जाएंगे तो M-1 हो जाएगा और A ऊपर है ही, और T-T को ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर 2 हो जाएगा और T की पावर 2 हो गया, M-1 हो गया और यहाँ पे बचा केवल A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A1। तो जो है गतिशीलता का विमेय सूत्र ये हो गया। अब ऑप्शन में मैच कर लेते हैं अपन, तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, M-1 L0 T⁻² A1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। तो देखिए इस तरीके से अपन विमा निकालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। 2.1 वोल्ट का एक सेल है, 0.2 एम्पियर की धारा देता है। यह धारा 10 ओम के प्रतिरोध से गुजरती है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर साइड में ले लेते हैं और यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखो 2.1 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व कर रहे हैं अपन, सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए सेल का हमें विद्युत वाहक बल दे रखा है, ई दे रखा है, हमें 2.1 वोल्ट दे रखा है और धारा जो दे रखी है वो हमें दे रखी है 0.2 एम्पियर और प्रतिरोध जो दे रखा है हमें 10 ओम दे रखा है। हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है, आर बताना है। ठीक है, और हम सूत्र जानते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल ई बराबर होता है V + IR होता है। तो देखिए ई हमें दे रखा है, स्मॉल r हमें दे रखा है, आई हमें दे रखा है, हमें V पता लगाना है। तो V टर्मिनल वोल्टता हम निकालेंगे। टर्मिनल वोल्टता हम कैसे निकालेंगे? V = IR से। I कितना दे रखा है हमें? 0.2। R कितना दे रखा है? 10। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 का गुणा, तो ये 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम। तो 2 ओम हो गया। अब हमें V का मान मिल गया 2 ओम और I हमें पता है, तो हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं इसे। नेक्स्ट पेज में यहाँ से हम लेते हैं इसको, 2 ओम आ गया हमारे पास में। तो इसका जो सही आंसर होगा, तो देख लिया हमने इस तरीके से V बराबर ये 2 ओम निकाल लिया, ये 2 वोल्ट और R का फॉर्मूला लगा लिया, हल करके हमारे पास 0.5 ओम आया। तो इसका सही आंसर होगा 0.5 ओम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15। दो VI वक्रों को दर्शाया गया है, तो कौन से चालक का प्रतिरोध अधिक होगा? तो इसमें से ये V और I के बीच में ग्राफ है, तो कौन से चालक का प्रतिरोध अधिक होगा? तो हम यहाँ पे पहले ही पढ़ चुके हैं, तो चालक का प्रतिरोध जो होगा वो A का ज़्यादा होगा। कैसे होगा? क्योंकि अगर अपन इसका ढाल निकालते हैं तो ये आता है V/I, तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, हम जानते हो ओम का नियम, V = IR होता है, तो R बराबर हो जाता है V/I। तो जो ढाल होगा tan थीटा वो V/I आएगा, तो थीटा जिसका ज़्यादा होगा तो थीटा A वाले का ज़्यादा है, तो A का प्रतिरोध भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, चित्र में दो विभिन्न तापों पर चालक के VI वक्रों को दर्शाया गया है। यदि इन तापों के संगत प्रतिरोध R1 और R2 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन देखिए क्या होगा इसके अंदर। पहले में दे रखा है तो कि दोनों का टेम्परेचर बराबर है, दूसरे में दे रखा है कि T1 > T2 है, तीसरे में दे रखा है T1 <T2 है, इनमें से कोई नहीं। तो पहली बात यहाँ पे V और I, इसका मतलब ये प्रतिरोध को बता रही है लाइन, और हम जानते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ता है। तो तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? प्रतिरोध बढ़ता है। तो तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, तो T1 का जो प्रतिरोध होगा T1 > है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये प्रतिरोध ज़्यादा है इस वाली लाइन का, तो यहाँ पे T1 ज़्यादा है, T2 कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर क्या होता है? धाराओं का बीजगणितीय योग नगण्य होता है। ये बात तो गलत है, नगण्य तो होता ही नहीं है। धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, धाराओं का बीजगणितीय योग अनंत होता है, धाराओं का मान 0 होता है। तो देखो 0 ये भी गलत है, ये बीजगणितीय योग 0 होता है, ये बात बिल्कुल सही है।
तो किरचॉफ के नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ में संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 11वां क्वेश्चन जो है वो ये है कि दिए गए चित्र में धारा आई का मान क्या होगा। आई का मान हम जानते हैं संधि बिंदु की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि बिंदु से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो आने वाली को कितनी है इसके अंदर, 5 + 4 + 2 और जाने वाली कौन कौन सी है इसके अंदर ये तो देखो, ये तो आ रही है और जाने वाली है 4 + i, ये जाने वाली है। तो इसको जोड़ेंगे 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 बराबर 4 + i। तो 4 का ट्रांसफ़र करेंगे तो 11 - 4 बराबर i। तो 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 एम्पियर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 7 एम्पियर। ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है अपवन वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम का पालन करती है। तो ओम के नियम में V समानुपाती I होता है। तो इसके अंदर जो Vd समानुपाती होता है वो E होता है। Vd समानुपाती किसके होता है, E के। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसका 13 क्वेश्चन है कि एक तार का प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई खींचकर पूर्व की मान की दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो याद कर लेना, अगर हम किसी तार को खींचकर पूर्व की तुलना में अगर हम उसको दोगुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाता है। क्योंकि कैसे हो जाता है, देखो मैं आपको बताऊं। भैया आपने लंबाई को 2 गुना कर दिया तो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लंबाई को 2 गुना किया तो 2 तो यहाँ से आ गया, और जब ये अपन तार को खींच कर 2 गुना करते हैं तो क्षेत्रफल आधा होता है, तो ये 2 आता है, ये भी तो ऊपर जाता है, तो कितना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना हो गया। अब देखो 14वां प्रश्न है, जब बैटरी से जुड़ा तार धारा के कारण गर्म हो जाता है तो निम्न में से कौन सी राशियां नहीं बदलती। हमें ये बताना है कौन सी राशियां नहीं बदलती। भाई तार गर्म हो गया तो इसका मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेज गति करेंगे, तो उनका अपवन वेग भी बदलेगा और प्रतिरोधकता भी बदलेगी। प्रतिरोधकता, क्योंकि तार गर्म हो रहा है तो गर्म होने पर तो प्रतिरोधकता बदलती है और प्रतिरोध भी बदलेगा। ये तीनों चीज़ बदलेगी। लेकिन क्या नहीं बदलता, हमें तो ये बताना कि क्या नहीं बदलता। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ये नहीं बदलती। तो इसका सही आंसर जो है वो ये होगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो हमें अगर बदलता है, अगर यहाँ पे मान लो ये नहीं कट जाता और पूछता बदलता है, तो ये तीनों बदलते हैं। और कौन नहीं बदलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलती। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सुग्राही व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति से अल्प विचलन होने पर धारा मापी में धारा होनी चाहिए। तो अल्प विचलन होने पर भी जो है धारा अधिकतम होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक में 2 एम्पियर की धारा 10 सेकंड तक प्रवाहित करने पर 80 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो चालक का प्रतिरोध होगा। तो हमें चालक का प्रतिरोध बताना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें आई दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, आई दे रखा है और टी दे रखा है और यहाँ पे जूल ऊष्मा यानी एच दे रखा है। तो जूल का तापन नियम होता है H = I² RT। ठीक है, आपसे प्रतिरोध पूछा है तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा H/I² T। H का मान है 80, I² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और T है 10। ठीक है, तो 40 हो गया, 40 का भाग 80 में लगाएंगे, 40 दूना 80, तो 2 ओम इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। सेल रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, भौतिक राशि खालिस्तान का मात्रक ओम गुणा मीटर है। तो ओम गुणा मीटर जो होता है वो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम खालिस्तान संरक्षण नियम पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता खालिस्तान होती है।
अगर अपन किसी चालक का ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है तो चालकता क्या होती है, घटती है, तो घटती है। अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध, अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध जो होता है वो शून्य होता है। अतिचालक पदार्थों का प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। फिर है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई खाली स्थान पर घटता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी, वैसे तो लंबाई के समानुपाती होता है। ये प्रश्न क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई खाली स्थान पर घटता है, तो लंबाई घटने पर घटता है, ध्यान देना, लंबाई घटेगी तभी तो वो घटेगा, तो लंबाई घटने पर घटता है। ठीक है। फिर है यहाँ पे 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में चालक में उत्तरोत्तर संगठनों के बीच इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का पथ इसमें होता है परवलयाकार, परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, परवलयाकार होता है। नेक्स्ट है, खुले विद्युत परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर, सेल के खुले विद्युत परिपथ में, खुले विद्युत परिपथ में सेल का टर्मिनल विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल के बराबर होता है खुले विद्युत परिपथ में। नेक्स्ट है, किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह वेग से गति करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों का त्वरण क्या होगा। भाई किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अपवाह वेग करते हैं, तो अपवाह वेग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का त्वरण खालिस्तान होता है। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपवाह वेग से गति करते हैं, तो इनका जो वेग होता है इस समय नियत होता है। वेग क्या होता है, नियत। अगर वेग नियत होगा तो इलेक्ट्रॉनों का त्वरण जो होगा वो शून्य होगा, इलेक्ट्रॉनों का त्वरण शून्य होगा। ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे अति लघुरात्मक प्रश्न। तो देखो अति लघुरात्मक प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता रो एवं ताप टी में ग्राफ बनाइए। तो आपको प्रतिरोधकता और ताप में ग्राफ बनाना है अर्धचालक के लिए। तो प्रतिरोधकता और ताप में जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो तापमान बढ़ने पर, तापमान को अपन एक्स अक्ष पर लेते हैं, प्रतिरोधकता को वाई अक्ष पर, तो तापमान बढ़ने पर प्रतिरोधकता घटती जाती है। ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। ओम के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो ओम के नियम का जो सदिश रूप होता है वो अपन जिसे अपन क्या कह सकते हैं, जिसे सूक्ष्म रूप भी कह सकते हैं, वो होता है जे वेक्टर बराबर सिग्मा ई वेक्टर। सिग्मा ई वेक्टर जो है ओम के नियम का सदिश रूप है, इसे अपन ओम के नियम का सूक्ष्म रूप भी कहते हैं। नेक्स्ट है, धारा घनत्व की परिभाषा लिखो। तो धारा घनत्व की परिभाषा धारा घनत्व के सूत्र से लिख देना, जे बराबर आई बटा ए। तो विद्युत धारा और क्षेत्रफल के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है। अब है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। तो ये मैंने बता रखा है, सी बराबर सी आई डी बटा आंतरिक प्रतिरोध आर जो होता है वो सी आई डी बटा आर स्क्वायर होता है, यानी कंसंट्रेशन पर, विद्युत धारा पर, इलेक्ट्रोड के मध्य दूरी पर और यहाँ पे उसके क्षेत्रफल पर, इन पर निर्भर करता है। टर्मिनल वोल्टता किसे कहते हैं। तो टर्मिनल वोल्टता बंद परिपथ के अंदर जो सेल की वोल्टता होता है उसे टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए प्रतिबंध लिखिए। तो प्रतिबंध आपको पता है पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस होता है। मीटर सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ही काम करता है। दिए गए परिपथ चित्र में धारा आई का मान बताओ। तो धारा आई का मान बताना, देखो 5 एम्पियर आ रही है, इधर से 2 एम्पियर, 5 और 2 कितनी होगी 7, 7 यहाँ तक पहुँची, 7 में से 4 इधर चली गई तो कितनी बची 3, तो आई का मान हो जाएगा 3 एम्पियर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, सेल की टर्मिनल वोल्टता व विद्युत भागबल में एक अंतर लिखो। एक अंतर यही है कि टर्मिनल वोल्टता जो होती है वो बंद परिपथ के लिए होती है और विद्युत भागबल खुले परिपथ के लिए होता है। ठीक है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल है कि धारा का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। तो इसमें देखो एक R1 रजिस्टेंस 2 ओम का है, R2 रजिस्टेंस भी 2 ओम का है, 2-2 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, 2 वोल्ट की और 4 वोल्ट की यहाँ पे लगी हुई है। तो धारा का मान बताना है कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए बैटरी के टर्मिनल अपोजिट जुड़े हुए हैं, अपोजिट जुड़े हुए हैं, तो कुल विद्युत भागबल जो होगा वो होगा E2 माइनस E1।
और धारा निकालनी है तो धारा में वही होता है वोल्टता बटा प्रतिरोध, और प्रतिरोध यहाँ पे अपन जोड़ेंगे कुल प्रतिरोध। तो ये प्रतिरोध R है, ये प्रतिरोध R है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 ओम का है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, ये 4 ओम का है। तो ये 4 ओम का है, ये 2 का है और ये 2 का है, सारे सीरीज में है। तो सारे सीरीज में तो जुड़ जाएंगे R प्लस R1 प्लस R2, सारे जुड़ जाएंगे। तो E2 का मान कितना है 4, E1 का मान कितना है 2, और प्रतिरोध कितना है यहाँ पे 4 प्लस 2 प्लस 2। तो 4 में से 2 जाएंगे तो 2, और 4 और 2 6 2 8, तो 2/8 हो गया। तो 2/8 में भाग लगाएंगे तो 1/4, तो 1/4 जो है एम्पियर इसकी धारा आ जाएगी। आवेशों की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। तो आप इसे अपने नोट्स देख लेना। गतिशीलता जो होती है वो विद्युत अपवाह वेग और विद्युत क्षेत्र का अनुपात होता है। मैं आपको शॉर्ट में आंसर बता रहा हूँ, आप अपने नोट्स से इनके आंसर कंप्लीट लिख लें। ऐसे 2 पदार्थों के नाम लिखे जिनकी प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर घटती है। तो वो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक जैसे कि सिलिकॉन व जर्मेनियम होते हैं, सिलिकॉन व जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में एक ही धातु के 2 चालकों की प्रतिरोधकता क्रमशः ρ1 और ρ2 है, ρ1 व ρ2 का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधकता का अनुपात पूछ रहा है, तो प्रतिरोधकता तो बदलेगी नहीं, ये तार एक ही धातु के, तो एक ही धातु की प्रतिरोधकता तो ρ1 अनुपात ρ2 जो है 1:1 ही आएगा। ठीक है, बस ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है इसके अंदर। और एक इस चैप्टर में से आपको दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न मिलेगा, जैसे किरचॉफ के नियम को लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित परिपथ चित्र बनाकर सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। 2 सेलों के विद्युत भागबल E1 V2 व आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 है। तो दोनों सेलों को पाशर क्रम में संयोजित किया गया है, तो इस संयोजन का तुल्य विद्युत भागबल लिखिए। ओम के नियम का सदिश रूप की व्युत्पत्ति कीजिए। और इसके अलावा विद्युत धारा व अपवन वेग में संबंध स्थापित कीजिए। यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक के घनीय परिपथ जाल में जुड़े हों तो घन के विकर्णता सम्मुख कोनों के मध्य इस परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो हल है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, इसको भी डाल देंगे, और ये जो क्वेश्चन है इसको भी आपको यूट्यूब पे डाल देंगे, इस क्वेश्चन का हल भी। तो अभी आप देख लो, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज करें। ठीक है, थैंक यू।